ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं त्रिकोणमिति से संबंधित ही यह भी चैप्टर जो हाइट एंड डिस्टेंस पर दिया हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उच्च परीक्षाओं में साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है, 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कंडीशन ये कह रहा है कि पहले एक छोटा सा फिगर बनाइए। किस तरीके से वह क्वेश्चन आपसे आंसर प्राप्त करना चाहता है। मीनार या खंबा कोई इस तरह होता है, सीधा खड़ा। किसी निश्चित दूरी से यहाँ से आप ऐसे सीढ़ी लगाते हैं। अब यहाँ ए बी सी कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। अब यह मान लिया गया कि कभी भी सीढ़ी किसी मीनार या दीवार पर जब लगाते हैं तो उसको तिरछा करके ऐसे हम लगाते हैं। सीढ़ी की लंबाई 45 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि मीनार की शीर्ष को स्पर्श कर रही है और क्षैतिज का मतलब जिस तल पर जमीन से जहाँ से हम लगा रहे हैं 60 डिग्री का कोण बना रही है। इस तरीके से बना लिया गया। मीनार, दीवार, खंबा सदैव 90 डिग्री पर होता है, तो इसमें मीनार की ऊंचाई h मान लीजिए। अब देखना इस ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या हमसे पूछ रहा है। बेसिकली ये बेस जो होता आधार होता है, ये ऊंचाई इसका लंब हो गया और यह कर्ण है। कर्ण और लंब के संबंध को पूछ रहा, क्योंकि ऊंचाई ही लंब है। तो देखेंगे हम साइन को, कास को, टैन को किसको लगाएं ताकि यह मान आ सके। तो साइन थीटा का मान जो होता है लंब बटा कर्ण आप पढ़े हैं। ठीक इसी के आधार पे थीटा की जगह पे 60 डिग्री दे दिया है, तो साइन 60 डिग्री, लंब का मान h है और कर्ण आपका 45 दिया हुआ है। इसके बाद साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है और h/45। सीधे देखेंगे, यदि इसके साथ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो भी h के साथ 2 यहाँ आएगा, इसलिए इसी को हम यहाँ उठा देते हैं। 45 √3/2 मीटर इक्वल h। यानी मीनार जो दिया हुआ है, यह मीनार जो है, मीनार की ऊंचाई यानी ए बी मीनार ए बी बराबर आंसर हो जाएगा 45 √3/2 मीटर। यही उसकी ऊंचाई हो गई है आंसर। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। अब आपको फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, सीधे ध्यान देना है कि जब इसमें सीढ़ी जब भी रखी जाएगी तिरछा रखा जाएगा, किसी दीवार के सिरे या पोल के या मीनार के, वो सीधा 90 डिग्री पर होगा। तो लंब और कर्ण 2 चीज़ें मालूम है हमें। अब साइंस यहाँ जो थीटा दिया हुआ लंब और कर्ण में, तो साइन 60 का मान आपको तैयार होना चाहिए और तुरंत √3/2 रख करके सीधे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं h बराबर √45 √3/2 मीटर। इसका आंसर फास्ट तरीके से कैलकुलेशन में कर सकते हैं।
हालांकि उच्च परीक्षाओं में इतना लॉन्ग स्टेप आपको बनाने के लिए नहीं आता है, लेकिन आप छोटा सा फिगर बनाइए, फ़ौरन देखिए क्या क्या दिया है और उसका वैल्यू रखिए, आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक पोल जितना ऊंचा है उतना ही उसकी प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। तो मान लिया गया यहाँ पर PQ एक पोल है और सूर्य यहाँ कहीं दिया हुआ है, तो चमकेगा तो इसकी छाया इधर आएगी, तो छाया इधर आ गया और R कर दिया गया, यहाँ पर एंगल थीटा मान लिया गया। तो इसमें कह रहा है कि पोल और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों बराबर है, यानी PQ जो पोल है ये छाया है या प्रतिबिंब बोलते हैं, यह पोल है, दोनों बराबर हैं। PQ बराबर QR या RQ, ये दोनों आपस में बराबर है। तो कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे, यदि H रखते हैं तो यहाँ भी H होगा, X रखते हैं तो यहाँ भी X ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन का यही इतना समझना आपको कि क्वेश्चन के तहत किस तरीके की समस्या दी हुई है, और वहीं जैसे समझ लेते हैं फ़ौरन हमारा आंसर आ जाता। अब इसमें आपको पता हो गया इस तरीके से कि हमारे पास लंब और आधार दिया है, तो tan थीटा जो होता है, tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, यानी PQ बटा QR, दोनों का मान दिया है X और X, यह कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1 हुआ, इसलिए थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। थीटा का मान जब 1 आया तो tan की साइड में देखेंगे तो थीटा का मान 45 आएगा। इस तरीके की समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसमें कह रहा है एक मकान जो है से 60 मीटर की दूरी पर खड़ा कोई आदमी प्रेक्षक देख रहा है। मकान मान लिया गया AB है, AB आपका ये क्या है, मकान है। कोई प्रेक्षक यहाँ खड़ा है C, ये यहाँ से देख रहा है। मकान पर लगे हुए झंडे, और यहाँ पर कोई एक झंडा इस तरीके का लगा हुआ है, जो इस तरीके का झंडा लगा हुआ है। मकान आपका यहीं तक है। इसमें कह रहा है लगे हुए झंडे के सिरे का उन्नयन कोण 60 है। ये प्रेक्षक जब झंडे के सिरे को देख रहा है यहाँ पर से, तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन झंडे के पाद यानी यहाँ उसका जो पैर है, पाद माने पैर होता है, यहाँ से देख रहा है तो यह 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। जबकि इस व्यक्ति और मकान के सिरे के बीच की दूरी 60 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से इस त्रिभुज के अनुसार देखेंगे तो tan ट्रायंगल के रूप में लिख सकते हैं। ट्रायंगल ACB में tan 45 इक्वल हो जाएगा
AB अपान BC। AB जो दिया हुआ है मालूम नहीं है हमें, तो AB इक्वल और BC दिया है 60। tan 45 का मान 1 होता है, AB अपान 60, यानी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 इक्वल AB। यानी मकान की जो ऊंचाई भी है वो भी क्या है, 60 मीटर हो गया। अब हमको झंडे की ऊंचाई यह केवल मालूम करना, ये मालूम हो गया 60 मीटर, ये भी आ गया। अब अगले स्टेप में देखेंगे हम कि जब हम झंडे के सिरे को देख रहे हैं, इस कंडीशन में ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है। तो ट्रायंगल आपका यहाँ पे कोई भी मान D रख दीजिए। अब आपका ट्रायंगल हो गया DCB। ट्रायंगल DCB में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, यहाँ पर BD जो दिया है, दो कंडीशन है, BD अपान BC होगा। BD में दो कंडीशन इसलिए कि AB है और AD है, तो दोनों को दो जगह रख दिया जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है, और यहाँ पे BD में है 60 प्लस H दे दिया हुआ है, और BC आपका 60 है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 और इधर हो जाएगा 60 प्लस H। अब केवल यह झंडा AD की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। तो इस यहाँ पे जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है, तो 60√3 है, ये इधर आ जाएगा तो 60√3, और यहाँ आ जाएगा तो -60 इक्वल H हो जाएगा। अब जो AD की ऊंचाई है यानी झंडे की ऊंचाई है, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 60 ब्रैकेट में √3 - 1, इतना मीटर हो जाएगा H, यानी ये हो जाएगा AD। AD आपके झंडे की ऊंचाई हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। tan 45 इसलिए निकाला जाता है, tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए दोनों मान आसानी से बराबर मिल जाता है, तो इतना ज्ञात करने के लिए आसान हो जाता है। इस तरीके से प्रेक्षक का मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, या किसी यंत्र के द्वारा देखा जा रहा है, जहाँ से यहाँ से देख रहा है, इनके बीच की दूरी जहाँ जो दिया हुआ है, तो ये मकान है और यहाँ प्रेक्षक है, ये दे दिया हुआ है। इस टाइप से क्वेश्चन उच्च परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सामान्यतः आपको क्वेश्चन को पूर्णतः पहले समझना चाहिए कि किस प्रकार से हमें वह आंसर चाहता है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स।